हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो कि हमें फील्ड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो बीमारी है उसका नाम है मिल्क फीवर, जो कि एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी कि उपापचय बीमारी है, जो कि पशुओं में हमें काफ़ी ज़्यादा को देखने को मिली जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिल्क फीवर जो रोग होता है उसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में, कि किस कारण से ये फैलती है, क्या इसके लक्षण रहते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोसिस करेंगे और क्या उसका ट्रीटमेंट देंगे और क्या हमें ट्रीटमेंट करने के दौरान सावधानी रखनी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मिल्क फीवर जो है पशुओं के रक्त में कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है और यह मुख्यतः पशु के ब्याने के बाद ही फैलती है या फिर होती है। ऐसे में क्या होता है कि पशु जो है प्रेग्नेंट रहता है, उस अवस्था की जो थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है प्रेगनेंसी की, तो उस कंडीशन में क्या एक फीटस का जो है पूर्ण निर्माण होने लगता है। तो क्या होता है कि जब फीटस का निर्माण होता है उसमें हड्डियाँ बननी शुरू होती है, नए नए टिश्यू ऊतक बनने शुरू होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि उसको कैल्शियम या आदि न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम यदि पशु को बाहर से कैल्शियम वगैरह नहीं दे रहे तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि ब्याने के बाद उसमें कैल्शियम लेवल जो है काफ़ी कम हो जाएगा और इस वजह से उसमें जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसमें मिल्क फीवर का केस देखा जाएगा। इससे बचाव के लिए जो पशु रहता है प्रेगनेंसी की लास्ट जो अवस्था रहती है उसमें उसको प्रचुर मात्रा में कैल्शियम देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि उसको ब्याने के बाद यह दिक्कत नहीं हो। मिल्क फीवर जो है पशुओं के प्रसव के लगभग 2 या 3 दिन बाद हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि इसमें भी 3 कंडीशन रहती है, लाइक 3 जो है स्टेज रहती है। तो फर्स्ट स्टेज में जैसे आफ्टर काविंग जब हम शाम को या फिर ब्याने के तुरंत बाद देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी रूमिनल मोटिलिटी जो है, यानी कि रूमन की गति जो है डाउन हो जाएगी। ऐसे में क्या करेगा कि पशु जो है जितना उसको खाना चाहिए था उतना वो नहीं खाएगा, प्रॉपर जुगाली नहीं करेगा। तो धीरे धीरे ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। उसका टेम्परेचर देखेंगे तो 100 to 102 तक होगा, लेकिन सब नॉर्मली होगा फर्स्ट स्टेज में, है ना। और सेकंड स्टेज में हमें देखने को मिलेगा कि पशु का जो शरीर का तापमान है थोड़ा डाउन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज के बाद ही सेकंड स्टेज में थोड़ा डाउन हो जाएगा। ऐसा में हम देखेंगे तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें जो है बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा और हार्ट रेट जो है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी और पशु जो है बैठ जाएगा। और ऐसे में क्या है कि उस सेकंड स्टेज में तो वो खड़ा भी हो पाएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटों का अंतर रहता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया के केस लाइक 94, 93, 92 तक भी हो जाता है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर जो है पशु का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो घट के काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस केस को हम कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोथर्मिया। तो इस कंडीशन में हमें इसका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए वो मैं आगे बताऊँगा। तो ये कंडीशन हमें यदि पशु में देखी जाए तो हम जाहिर सी बात है हम उसको यही डायग्नोसिस करेंगे कि उसको कैल्शियम की कमी है। इसके लिए कोई टूल्स नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि जिससे हम इसमें कैल्शियम की डायग्नोसिस कर सकें कि वाकई में इसको मिल्क फीवर है। बस अगर आप देखेंगे हाइपोथर्मिया लाइक पशु का जो बॉडी टेम्परेचर है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है ना। और जो ये बीमारी है आफ्टर काविंग यानी कि ब्याने के बाद हमें देखने को मिली है, तो उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है और उसको हमें कैल्शियम देना रहता है। इसके डायग्नोसिस के लिए बस एक ही उपाय है कि यदि पशु जो है एकदम बैठ गया है, सुस्त हो गया है, खाना पीना छोड़ दिया है उसने और यह कंडीशन पूरी गाय के ब्याने के तुरंत बाद हुई है ना, तो ऐसे में हम उसका टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर भी डाउन है, तो वो केस है हाइपोकैल्सीमिया का, यानी कि उसको कैल्शियम देना बनता है। और भी लक्षण की बात करूँ तो क्या होता है कि गाय जो है एकदम सुस्त होकर बैठ जाती है, साथ ही जो है एकदम अपने पेट की तरफ देखने को लगती है, लाइक फ्लैंक की तरफ बार बार देखना, और ऐस आकृति में पशु जो है बैठ जाता है और टेम्परेचर उसका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमने आगे बात कर दी कारण और क्या बोलते हैं लक्षण की। तो अब हम बात करेंगे पशु में यह बीमारी होने पर क्या उपचार दें, यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के लिए इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है CBG, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, है ना। तो CBG उसको चढ़ाएंगे जो 450 ml की आती है। इस कंडीशन में हम क्या है कि 250 ml हम उसको इंट्रावेनस रूट से देंगे जो कैल्शियम रहता है,
और बाकी बचा उसमें 200 ml वो हम सबक्यूटेनियस रूट से उसको पशु को देंगे। उसी के साथ हम इंजेक्शन के तौर पे उसको टोनोफॉस्फोन लगाएंगे फॉस्फोरस के लिए, और लगाना चाहे तो ट्रेबिवेट B1 B6 B12 का इंजेक्शन जो रहता है वो लगाएंगे। विटामिन डी के लिए इंजेक्शन लगाएंगे, और भी जैसे उसको इस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर मिल जाए तो वो भी सही है। तो इस कंडीशन में हम 10 ml उसको डेक्सामेथासोन भी लगा सकते हैं। बात करेंगे मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी होती है इस बारे में। तो पहली सावधानी यही है कि पशु को यदि कैल्शियम दे रहे हैं तो उसको इंट्रावेनस रूट से अगर दे रहे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप देना है, यानी कि फास्ट कैल्शियम नहीं चढ़ाना है, एकदम बूंद बूंद करके पशु को देना है। ऐसा अगर नहीं करते, फास्ट देते तो क्या होता है कि यह हार्ट रेट बढ़ा देता है और ऐसे में हृदय गति बढ़ा देता है, जिस कारण जो है पशु की मौत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि ऐसे कैल्शियम फास्ट अगर IV रूट से चढ़ा रहे हैं हम, तो इस कंडीशन में पशु के जब ड्रिप चढ़ती होती है और पशु मर जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पशु को बिल्कुल स्लो जो है ये कैल्शियम चढ़ाना रहता है। इसी के साथ जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन वगैरह वो भी देने चाहिए। स्टेरॉइड जो है उसको ओवरडोज नहीं देना चाहिए। अगर पशु यह ट्रीटमेंट के दौरान सही नहीं होता है तो आप 24 घंटे बाद फिर से कैल्शियम जो है पशु को दे सकते हैं। वही डोज रहेगी 250 ml इंट्रावेनस, और बाकी जो बचेगा उसको सबक्यूटेनियस रूट से। तो ये डोज हम 2 दिन दे सकते हैं, उसके बाद हमें लगातार पशु में ये उपयोग नहीं करना है। इसी के साथ हम कैल्शियमस्ट करके कैल्शियम का इंजेक्शन आता है विटामिन D3 का, वो भी पशु में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एक ही ट्रीटमेंट में जो है कैल्शियम जो है उसमें पूर्ति हो जाती है और पशु तुरंत ठीक हो जाता है। यह वीडियो जो है केवल आपके जानकारी मात्र के लिए है। यदि आप इस प्रकार के कोई भी इंजेक्शन पशु में उपयोग करते हैं तो एक वेटेरियंस की हेल्प जरूर लें, पशु चिकित्सक परामर्श जरूर लें। यदि आप अप्रशिक्षित हैं, आपने इस फील्ड में नहीं है, तो इस किसी भी प्रकार के इंजेक्शन का पशुओं में उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है। इसी के साथ यदि आपने मेरे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जैसे आप मेरे वेटनरी से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए लाइक व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने चाहते हैं तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।